Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our second lecture on the topic of evidence-based medical practices or evidence-based medicine practices or evidence-based pharmacy practices. We have already discussed the definition, background, history, evolution, and the main definition core areas which are clinical expertise, evidence, and patient preferences. Now we are continuing with second lecture, and the second lecture is letting us know about the issues by ignoring clinical expertise and clinical expertise, evidence, and patient preferences. Now, without clinical experience, it may be difficult to determine whether a given piece of evidence is applicable to a given situation or patient. Right? So, clinical experience is essentially important, and without clinical experience क्या होगा कि ये जो आप एविडेंस होगा, जो पब्लिश मटेरियल है, लिटरेचर है, उसकी रिलेशनशिप पेशेंट से डेवलप करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. Similarly, without quality evidence, clinicians are forced to rely on their own non-systematic observation and experiences, which may be biased and incorrect. Or when you don't use evidence and the quality evidence is not a non-existing, अगर क्वालिटी एविडेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो क्लिनिशियन जो होगा वो मजबूर हो जाएगा कि वो नॉन सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंस की बेस पर जो है वो पेशेंट को मैनेज करे, उस पर्टिकुलर क्लिनिकल सिचुएशन को मैनेज करे, जो मे बी बायस हो सकती है और इनकरेक्ट भी हो सकती है. सिमिलरली, नेक्स्ट स्टेप, विदाउट इनपुट फ्रॉम पेशेंट्स about their beliefs and desires, clinician runs the risk of doing things to the patients rather than for the patients. कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अगर पेशेंट की प्रेफरेंसेस, बिलीव्स, डिज़ायर्स उसको जो है वो इग्नोर किया जाएगा, ओवरलुक किया जाएगा, तो क्लिनिशियंस क्या कर रहा है, रन्स ए रिस्क ऑफ डूइंग थिंग्स टू द पेशेंट, पेशेंट के ऊपर तजुर्बात कर रहा है रादर देन पेशेंट के ऊपर पेशेंट केयर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है. यानी पेशेंट जो है वो एट हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग एन एक्सपीरियंसिंग ड्रग्स, एंड क्योंकि जो फिजिशियन जो होगा वो अपना कंसर्न, अपनी सोच, अपना एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़बरदस्ती पेशेंट पर आजमाना चाह रहा होगा, जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल भी हो सकती है. बाई इनकॉर्पोरेटिंग ऑल थ्री फैक्टर्स, और अगर ये तीनों फैक्टर इनकॉर्पोरेट किए जाएँ, क्लिनिशियंस कैन इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड दैट द पेशेंट विल रिसीव सेफ एंड इफेक्टिव केयर. और अगर इन तीनों को इग्नोर नहीं किया गया, इश्यूज़ को, क्लिनिकल एक्सपर्टीज, एविडेंस और पेशेंट प्रेफरेंसेस को ऑलवेज कंसिडर किया गया, तो क्या होगा, इंक्रीज द लाइक्लीहुड दैट द पेशेंट विल रिसीव सेफ एंड इफेक्टिव केयर दैट हेल्प्स इन वेज दैट आर इम्पॉर्टेंट टू दैम, जो कि पेशेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एज ए क्लिनिशियन आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी. नाउ, स्टेप्स इन प्रैक्टिसिंग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस. क्या स्टेप्स होने चाहिए, आप सिस्टमेटिक वे में किस तरीके से चल सकते हैं, यानी किस तरीके से आप इस प्रोसेस को, ईबीएम को, यानी इस साइंस को अपने लिए कन्वीनियंट, ईजी और प्रोफेशनल बना सकते हैं. इन जनरल अगर हम बात करें तो ईबीएम इन्वॉल्व्स 4 मेन स्टेप्स. स्टेप 1, आस्किंग एन अप्रोप्रिएट एंड आंसरेबल क्वेश्चन. मीन्स के जो भी क्वेश्चन है जो क्लिनिकल सिचुएशन के हिसाब से डेवलप हुआ है, जो पर्टिकुलर क्लिनिकल सिचुएशन के लिए डेवलप हुआ है, उस क्वेश्चन को जो है वो अप्रोप्रिएट एंड आंसरेबल क्वेश्चन बनाया जाए. मीन्स के वो क्वेश्चन जो हो वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए. देन वंस यू हैव फाइनलाइज द क्वेश्चन, जो कि जो है वो बिल्कुल वेरी क्लियर है, तो फिर उस क्लियर क्वेश्चन के लिए एविडेंस को फाइंड करना, सर्चिंग करना. देयर आर मेनी वेबसाइट्स विच आर अवेलेबल, गूगल स्कॉलर, साइंस डायरेक्ट, बायोमेड सेंट्रल, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ऑफ यूएसए. बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास ऑनलाइन जहाँ से वो लिटरेचर या एविडेंस आप सर्च कर सकते हैं. उसके बाद क्या करना है, अप्रेजिंग द एविडेंस. अप्रेजिंग मीन्स उसका क्रिटिकल एवेल्युएशन करना कि जो जो एविडेंसेस आपने उससे रेलेवेंट, जो कि जिस वो एविडेंस जिससे आप आंसर ले सकते हैं उस पर्टिकुलर क्लिनिकल क्वेश्चन का,
उसको अप्रेज करना, उसका अप्रेजल करना, उसको का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना, ताकि आप किसी ऐसे नतीजे पे पहुंच सकें कि आप ये कह सकें कि ये एविडेंस जो है वो क्वालिटी का एविडेंस है, इसकी क्वालिटी है और ये सब स्टैंडर्ड एविडेंस नहीं है। क्योंकि जब आप उसका अप्रेजल करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि देर आर सम एविडेंसेस विच आर हैविंग लो क्वालिटी और लो स्टैंडर्ड्स, जिस पर आप रिलाई नहीं कर सकते और आप उस पे उसको उस एविडेंस की बेस पर पेशेंट को मैनेज नहीं कर सकते। फिर क्या करना है, लास्ट स्टेप अप्लाइंग एविडेंस टू द प्रैक्टिस, यानी वो प्रैक्टिस जो कि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस है, जो पेशेंट है उस पर उस एविडेंस की इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना, कि मीन्स कि वो पेशेंट को आपने कैसे मैनेज करना है, सर्जिकल मैनेजमेंट करनी है, मेडिकल मैनेजमेंट करनी है, ड्रग देनी है, कौन सी ड्रग देनी है, कितनी डोज में देनी है, डिजीज़ पर क्या इम्पैक्ट आएगा उसका, कितनी देर में डिज़ीज़ ठीक होगी, कितना कंट्रोल में आएगी डिज़ीज़, अगर वो ठीक नहीं हो सकती यानी क्योरेबल नहीं है तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो ये तमाम एविडेंस से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी और आप उसको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस पे अप्लाई कर सकते होंगे। सम रिसर्चर्स इंक्लूड फिफ्थ स्टेप, कुछ रिसर्चर कहते हैं नहीं, इनके अलावा इन 4 स्टेप के अलावा एक 5वां स्टेप भी है, विच इज़ असेसिंग हाउ वेल द इंडिविजुअल इज़ परफॉर्मिंग स्टेप्स 1 थ्रू स्टेप्स 4, कि कोई भी इंडिविजुअल ये यहाँ से लेके ये 5वें स्टेप तक जो ये प्रोसेस है इसको असेस कर कैसे रहा है, क्योंकि इसमें भी जो स्किल्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स के वो वेरी करते हैं। कोई लोग जो होते हैं, कोई इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होते हैं और वो इसका अप्रेजल और इसको एविडेंस की फाइंडिंग और अप्रेजल में बहुत स्मार्ट होते हैं एंड दे डू वेरी वेल। और कुछ लोग जो होते हैं उनके स्किल्स इसके मामले में वीक होते हैं, जैसे कुछ लोगों के कंप्यूटर स्किल्स वीक होते हैं तो वो फाइंडिंग एविडेंस में वीक होंगे। तो इस वजह से ये भी ज़रूरी है 5th स्टेप के हाउ वेल द इंडिविजुअल इज़ परफॉर्मिंग स्टेप्स 1 थ्रू 4 एंड डिटरमिन हाउ टू इम्प्रूव द प्रोसेस इन फ्यूचर। और ना सिर्फ ये कि ये प्रोसेस जो है वो किया जाए बल्कि इसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि ये प्रोसेस मुसलसल इम्प्रूवमेंट मांगता है। नाउ अब हम आते हैं इन चारों स्टेप पर इंडिविजुअली बात करते हैं। फर्स्ट इज द आस्किंग एन आंसरेबल क्वेश्चन। It is the first and vitally important step in practicing evidence-based medicine और evidence-based pharmacy की प्रैक्टिस के लिए, फार्मेसी प्रैक्टिस या मेडिकल प्रैक्टिस के लिए ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एडुकेट्स ऑफ EBM सजेस्ट द यूज ऑफ पीको मेथड टू आंसर द क्वेश्चन। ज़्यादातर जो EBM के जो एडुकेट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि पीको मॉडल को या पीको मेथड को यूज़ किया जाए टू आंसर द क्वेश्चन। अब पीको मॉडल क्या है? पीको मॉडल क्या है? P स्टैंड्स फॉर पेशेंट, यानी किस पर्टिकुलर टाइप के पेशेंट्स पे बात की जा रही है, किसी पर्टिकुलर एक पेशेंट के लिए बात की जा रही है, या टोटल पॉपुलेशन पे बात की जा रही है, या किसी डिजीज़ प्रोग्राम या प्रॉब्लम की बात की जा रही है, या प्रोग्राम की बात की जा रही है, तो ये P होगा, यानी आइदर पेशेंट, पॉपुलेशन और प्रोग्राम और प्रॉब्लम। I स्टैंड्स फॉर इंटरवेंशन, आप क्या इंटरवेंशन करेंगे? सर्जिकल इंटरवेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन। मेडिकल इंटरवेंशन करेंगे तो क्या करेंगे उसमें? कंपैरिजन, किससे कंपेयर करेंगे, कौन उसका कंपैरेटर है? जो भी इंटरवेंशन आप देने जा रहे हैं उनके जो डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं या डिफरेंट इंटरवेंशंस अवेलेबल हैं, उनका आपस में कंपैरिजन क्या है और कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। कंपेयर करने के बाद हर एक ऑप्शन का जो इंटरवेंशन आप देने जा रहे हैं उनके आउटकम्स क्या हैं, उसमें से जो बेस्ट आउटकम होगा वो आपका, यानी जैसे सपोज दैट एक पेशेंट है, हमने जैसे शुरू में पहले लेक्चर में एक एग्जांपल ली थी कि पेशेंट है वो मॉडरेट रीनल फेलियर और जो है वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन और स्टेज 2 हार्ट फेलियर का केस है। तो अब इस पेशेंट के लिए हमें एंटी हाइपरटेंसिव चूज़ करने हैं। तो पेशेंट हो गया, हमने अभी बस पे बात कर ली कि ये पेशेंट जो है वो कौन पेशेंट है, क्लिनिकल सिचुएशन है, इसके लिए चॉइस ऑफ मेडिकेशन निकालनी है एंटी हाइपरटेंसिव। अब एंटी हाइपरटेंसिव के इंटरवेंशन हमारे पास बहुत सारी हैं, बीटा ब्लॉकर भी हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हैं, ACE इनहिबिटर्स भी हैं और अल्फ़ा ब्लॉकर्स भी हैं। तो इसमें से कौन सी इंटरवेंशन चूज़ करेंगे? अच्छा, जो इंटरवेंशन दे सकते हैं हम उसमें उनका कंपैरिजन करेंगे, फिर उनके आउटकम को असेस करेंगे। तो इसमें जो सबसे बेस्ट इंटरवेंशन होगी कंपैरिजन के बाद, जिसका आउटकम बेस्ट होगा इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, दैट शुड बी आवर चॉइस ऑफ मेडिकेशन और दैट शुड बी आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पेशेंट। तो हमने जो है वो एविडेंस इस हवाले से फाइंड करने और फिर उसके बाद उसकी अप्रेजल करनी है और उससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल,
clinicians is seeing a patient of heart failure in a clinical setting and needs to review patient's pharmacotherapy regimen and make appropriate recommendation. Question is, what is the best treatment for heart failure? जैसा कि यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि हार्ट फेलियर का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, ये एक क्वेश्चन है, क्लिनिकल क्वेश्चन है, और पेशेंट कौन सा है, पेशेंट है हार्ट फेलियर का। तो आपने उस पेशेंट को देखना है, डिफरेंट ट्रीटमेंट और इंटरवेंशंस को देखना है, उनका कंपैरिजन करना है और देखना है कि जो तमाम जो डिफरेंट ट्रीटमेंट इंटरवेंशंस हैं उनके कंपैरिजन करने के बाद पता चलेगा हर एक का इंडिविजुअल आउटकम क्या आ रहा है। तो फिर हमें इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बेस्ट ट्रीटमेंट हम उसमें से निकाल सकेंगे। सो बाय फॉलोइंग पीको मॉडल मच बेटर आंसर कैन बी लोकेटेड, और जो हम आंसर जो हासिल करेंगे वो बेटर आंसर होगा इफ़ यू फॉलो दिस पीको मॉडल या पीको मेथड। अच्छा जनाब, इसी पीको मॉडल पे हम अब बात करते हैं। टू आस्क एन आंसरेबल क्वेश्चन इट इज़ फर्स्ट नेसेसरी टू डिफाइन ग्रुप द क्लिनिशियन इंटरेस्टेड इन। लाइक वो कौन सा ग्रुप है, यानी पेशेंट का ग्रुप कौन सा है। जैसे हमने अभी बात की हार्ट फेलियर का केस है, या जैसे एक और एग्जांपल मैंने दी कि हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हार्ट फेलियर, स्टेज 1 हाइपरटेंशन और मॉडरेट रीनल फेलियर का केस है। तो ये ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए हम ट्रीटमेंट तलाश कर रहे हैं। इफ़ द क्वेश्चन इज इन रेफरेंस टू द स्पेसिफिक पेशेंट, व्हाट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डज द पेशेंट हैव, उस पर्टिकुलर पेशेंट की इंफॉर्मेशंस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, यानी उसकी सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स और ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स क्या है। इज़ ही शी एन एडल्ट और चाइल्ड, वो एडल्ट है या चाइल्ड है। व्हाट डिजीज स्टेट डू दे हैव, क्या डिजीज स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द क्लिनिशियन इज लुकिंग टू गैदर इंफॉर्मेशन on the effectiveness of a certain program or policy or just seeking general information, कि फॉर एग्जाम्पल क्लिनिशियन ये चेक करना चाह रहा है कि इफेक्टिवनेस ऑफ सर्टेन प्रोग्राम या पॉलिसी क्या होगी, यानी अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइप के पेशेंट्स के लिए कोई पॉलिसी स्क्रीनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर के पेशेंट्स के लिए हम कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एज में आके कैंसर का क्योंकि रिस्क हो जाता है तो हम स्क्रीनिंग करेंगे, तो क्या एक प्रोग्राम और पॉलिसी डेवलप की गई, तो उससे क्या हमें जो है वो रिजल्ट्स मिल सकते हैं या आउटकम मिल सकते हैं। सो जस्ट सीकिंग जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन विद ए सर्टेन डिजीज़, कि उस पॉपुलेशन में वो डिजीज़ जो है वो कितनी है, देन दीज कैन बी द पी इन द क्लिनिकल सिचुएशन, यानी पॉपुलेशन जो कि पी को मॉडल में पी है उसकी बात यहाँ पर हो रही होगी। अच्छा जनाब, सेकेंड स्टेप इन गुड क्लिनिकल क्वेश्चन इज टू डिटरमिन अबाउट द इंटरवेंशन ऑफ इंटरेस्ट। जो पीको मॉडल में हमने पी की बात की, पेशेंट या प्रोग्राम की या पॉलिसी की। अब सेकंड पीको में क्या है, आई यानी इंटरवेंशन, के कौन से इंटरवेंशन पे एरिया पे हम बात कर रहे हैं। एज ए फार्मासिस्ट, इंटरवेंशन ऑफ इंटरेस्ट इज यूजुअली फार्माकोथेरेपी। फार्मासिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इंटरवेंशन में, फार्माकोथेरेपी, क्योंकि एक मेडिसिन एक्सपर्ट के लिए इंटरवेंशन ठीक है, फार्माकोथेरेपी भी हो सकता है लेकिन सर्जरी भी हो सकता है। नॉन ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है, ये नॉन ड्रग ट्रीटमेंट यानी कोई ड्रग के बगैर ट्रीटमेंट है जिसमें वही सर्जरी भी आती है। डायग्नोसिस और प्रोग्नोस्टिक्स टेस्ट एंड अदर इंटरवेंशन में ऑल्सो भी रिलेवेंट, ये भी हो सकते हैं इंटरवेंशन। थर्ड क्वेश्चन ऑफ पीको मॉडल विल नीड समथिंग टू कंपेयर टू इंटरवेंशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी थर्ड जो है इसमें पीको मॉडल में यानी सी जो कंपेयर, कि जो भी इंटरवेंशन ऑफ इंटरेस्ट है उनको आपस में कंपेयर किया जाए। कंपैरिजन में बी मेड विद स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, प्लेसिबो और सिंपली नो ट्रीटमेंट। कंपैरिजन जो होगा डिफरेंट इंटरवेंशन का उसको स्टैंडर्ड से किया जाएगा, कि जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है एक स्टैंडर्ड होगा, गोल्ड स्टैंडर्ड, कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस पर्टिकुलर डिजीज़ को मैनेज करने के लिए। उससे डिफरेंट जो कंपैरिजन के लिए जो डिफरेंट अदर ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट, उनको कंपेयर किया जाएगा और फिर रिजल्ट निकाला जाएगा कि कौन सा बेस्ट रहेगा। तो वो ड्रग्स जिनका स्टैंडर्ड अवेलेबल है उसमें स्टैंडर्ड से करेंगे, जिसमें स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है उसमें प्लेसिबो से करेंगे, और अगर ना प्लेसिबो से एविडेंस अवेलेबल है ना स्टैंडर्ड है ही नहीं कोई, वो खुद ही एक ही ड्रग है, तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं किसी से कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द क्लिनिशियन मे बी इंटरेस्टेड इन हाउ एस इनहिबिटर्स कंपेयर टू अदर वेजोडाइलेटर्स सच एज अल्फा ब्लॉकर एंड हार्ट फेलियर केसेस। यहाँ पे अभी एक एस इनहिबिटर्स के जो ऑप्शंस हैं, ड्रग्स हैं, उनको कंपेयर किया जा रहा है वेजोडाइलेटर से यानी अल्फा ब्लॉकर से हार्ट फेलियर के केसेस में, कि किसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर हैं और कौन सा इन पेशेंट्स को जो कि हार्ट फेलियर के केसेस हैं या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स की जो पॉपुलेशन है उनमें ज़्यादा बेहतर होगा।
अच्छा चला, फाइनल स्टेप इज टू स्पेसिफाई द आउटकम द क्लिनिशियन मोस्ट इंटरेस्टेड इन। पीको मॉडल में फाइनल क्या था? आउटकम। तो डेफिनेटली आउटकम हमें क्या मिलेगा आखिर, जो भी हम ट्रीटमेंट ऑप्शन देने जा रहे हैं आखिर उसका आउटकम क्या होगा? आउटकम शुड बी रेलिवेंट टू द पेशेंट सच एज डेथ, कि खुदा ना खास्ता पेशेंट की डेथ हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन, मेजर इलनेस या और डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये भी हो सकता है आउटकम। लेबॉर्ट्री, वाइटल साइंस एक्सेट्रा आर रेयरली बेस्ट आउटकम, यानी लेबॉर्ट्री रिजल्ट्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, वाइटल साइंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये रेयरली बेस्ट आउटकम होते हैं। रूल ऑफ थम इज़ दैट इफ इट इज़ नॉट समथिंग ए पेशेंट वुड कंप्लेन अबाउट, इट इज़ प्रोबेबली लेस देन द आइडियल आउटकम। यानी रूल ऑफ थम क्या है कि हर वो इंफॉर्मेशन जो पेशेंट से हासिल ना की जा सकती हो रिगार्डिंग द आउटकम, वो कोई अच्छा आउटकम नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल यहाँ पे इस तरह से देता हूँ कि एक पेशेंट आया, उसको एनीमिया आपने डायग्नोस किया, जब उसका आपने सीबीसी करवाया तो हीमोग्लोबिन था कम और उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डायग्नोस हुआ। आपने उसकी आयरन सप्लीमेंटेशन शुरू कर दी, आयरन सप्लीमेंट कर ली और उसको 3-4 महीने तक आयरन थेरेपी की। तो अब वो वापस आएगा पेशेंट, तो वो खुद नहीं बता सकता कि वो इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ, उसकी आयरन जो यानी एनीमिया जो था वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वो रिकवर हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए जो होगा वो आपको फिर सीबीसी कराना पड़ेगा और फिर हीमोग्लोबिन चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे आउटकम जो होते हैं यानी लेबॉर्ट्री, वो रेयरली बेस्ट आउटकम होते हैं, यानी कोई आइडियल आउटकम नहीं है, यानी जिसमें पेशेंट खुद नहीं बता सकता कि वो कितना इम्प्रूव हो रहा है, यानी उसको खुद कैसा लग रहा है कि वो बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल, सिंस पेशेंट विद सिस्टोलिक हार्ट फेलियर have a decreased life expectancy and choosing mortality is a clinically important outcome। यानी सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, सिस्टोल जो है वो हार्ट का नहीं हो पा रहा सही तरीके से, तो उससे क्या होता है उसकी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो कम हो जाती है। लिहाजा अगर हम ऐसे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका मोर्टेलिटी कितनी कम होती है, यानी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बेहतर होती है और कितना ज़्यादा वो अपनी लाइफ जी लेता है, यानी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कितनी बढ़ रही है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट आउटकम होगा यहाँ पर इस केस में जो कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी हमने बात की जो है क्वेश्चन हमारा कैसा होना चाहिए, जो कि पीको मॉडल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फिर अब हम फाइंडिंग द एविडेंस, हमने क्या किया कि पेशेंट हमें मालूम है, इंटरवेंशंस के लिए हम एविडेंस निकालेंगे। यूजली एविडेंस के वाले से यूजली कंसिस्ट ऑफ सर्चिंग द पब्लिश लिटरेचर, आमतौर पर पब्लिश लिटरेचर को सर्च किया जाता है, क्योंकि नॉन पब्लिश लिटरेचर जो होता है वो उसमें पीयर रिव्यू नहीं होता। जब पीयर रिव्यू नहीं होता तो उसकी क्वालिटी पर क्वेश्चंस होते हैं। आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, लाइक पबमेड है जैसे मैंने बताया, गूगल स्कॉलर है, सिनेहाल है यानी कम्युलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर, ये वेबसाइट है। कॉकरेन डेटाबेस है, वही जो मैंने आपको बताया था कि एरेकिबेल्ट कॉकरेन जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिसके नाम पर ये डेटाबेस अवेलेबल है। एनएलएम है यूएस की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एक्सेट्रा। ये साइट्स हैं फ्रॉम वेयर लिटरेचर कैन बी सर्च्ड। आप जो है लिटरेचर जो है यानी एविडेंस जो रेलेवेंट है, जिसके लिए आपको जो आंसरेबल क्लिनिकल क्वेश्चन है उसका आंसर के लिए आप एविडेंस सर्च इन वेबसाइट से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउ क्लिनिशियंस टू फाइंड एविडेंस एंड एक्सेस क्रिटिकल review on common topics that have been performed previously by others। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर, ठीक है, वो अब तो मोबाइल फ़ोन में भी आप सर्च कर सकते हैं, उसमें भी गूगल के जो है वो ऑप्शन होते हैं, तो आप जो है वहाँ से सर्च कर सकते हैं और उसके बाद दफ़ा आपको ऑलरेडी जो है वो क्रिटिकल अप्रेजल के साथ लिटरेचर मिल जाता है कि जिसमें आपको फिर उस क्वेश्चन के आंसर लेने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। In an example of heart failure case, clinicians could search the literature at PubMed by incorporating the terms angiotensin converting enzyme inhibitor, placebo and heart failure। ठीक है, तो वो एक साथ ये टर्मिनोलॉजी डाल सकता है, एस इनहिबिटर्स वर्सेस प्लेसिबो एंड इन हार्ट फेलियर केसेस। तो इससे रिलेटेड जो एविडेंस और क्लिनिकल लिटरेचर होगा वो वहाँ पर आ जाएंगे, उसको डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ लें, उसको देख लें और उससे जो है वो रिजल्ट्स जो होंगे वो फाइंड आउट करें। अब आपने सपोज दैट एविडेंस तो फाइंड कर लिया, बट नाउ द नेक्स्ट स्टेप, यानी आपने वही पबमेड या जो भी कॉकरेन डेटाबेस, एनएलएम जो नेशनल लाइब्रेरी, वहाँ से तमाम एविडेंस जो रिलेटेड एविडेंस है वो डाउनलोड कर लिया।
नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अप्रेजिंग द एविडेंस। अगला स्टेप होगा आपने उस एविडेंस को अप्रेज करना है। इट इनआर्गुएबली ए क्रिटिकली एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, यानी बगैर किसी आर्गूमेंट के ये रियल में एक क्रिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। मेन गोल इन अप्रेजिंग ए पीस ऑफ एविडेंस इज असेसिंग इट्स इंटरनल वैलिडिटी। सबसे मेन गोल क्या है इसका, इस पीस ऑफ एविडेंस का जो कि आपने फाइंड किया है, असेस किया जाए कि इसकी इंटरनल वैलिडिटी कैसी है। इंटरनल वैलिडिटी हम कहते हैं जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम कैसे कहेंगे? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये होती है कि सपोज दैट एक क्लिनिकल स्टडी हुई, उस क्लिनिकल स्टडी में आप ये चेक कर रहे हैं कि एस इनहिबिटर जो है वो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को की मोर्टेलिटी को, लॉन्ग टर्म स्टडी है, हार्ट फेलियर की मोर्टेलिटी को कितने % रिड्यूस कर रहा है कंपेयर टू आइदर प्लेसिबो और विद एनी अदर ट्रीटमेंट। तो सपोज दैट वो पेशेंट जो है वो एस इनहिबिटर ले रहा है और उससे पता चला कि कंपेयर टू अदर ऑप्शंस, अदर ड्रग ऑप्शन या प्लेसिबो, जो मोर्टेलिटी है वो 30% रिड्यूस हो रही है। ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं कि मोर्टेलिटी रिड्यूस हो रही है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हार्ट फेलियर के पेशेंट की बढ़ रही है, उस ड्रग से ये रिजल्ट आ रहा है। अब उसमें चेक ये करना है कि कहीं एस इनहिबिटर के अलावा वो कोई और चीज़ तो नहीं ले रहा था, कोई और ड्रग तो नहीं ले रहा था, या कोई और ऐसा एनवायरनमेंट तो नहीं था कि जिसकी वजह से उसकी मोर्टेलिटी रिड्यूस हो रही हो, यानी ड्रग के अलावा। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है उस स्टडी में इंटरनल वैलिडिटी मौजूद है, यानी ड्रग जो एविडेंस है वो इंटरनली वैलिड है, उसके रिजल्ट जो है वो वैलिड है। लेकिन अगर सपोज दैट वो कोई हर्बल मेडिसिन भी साथ ले रहा है या कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शन होम्योपैथिक भी साथ ले रहा है और उससे के बाद और वो एस इनहिबिटर भी ले रहा है, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि उसकी जो 30% मोर्टेलिटी कम हुई है कंपेयर टू अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन और प्लेसिबो, तो वो जो है एस इनहिबिटर से ही हुई है। हो सकता है वो हर्बल मेडिसिन से हुई हो वैलिडिटी, मोर्टेलिटी रिड्यूस, हो सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन से उसकी मोर्टेलिटी रिड्यूस हुई है। तो अगर ऐसी कोई और शक जो डाल दे एस इनहिबिटर से, तो फिर उस केस में इंटरनल वैलिडिटी कम हो जाएगी, यानी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस वजह से इस तरह के जो रिजल्ट्स होंगे वो जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को वीक कर देंगे, लिहाजा हम उसको एक अच्छा एविडेंस नहीं तस्वुर करेंगे। लिहाजा इंटरनल वैलिडिटी होनी चाहिए एक अच्छे एविडेंस में। इंटरनल वैलिडिटी कैन बी compromised in randomized control trials by compromising the randomization और deviation from study protocol। आमतौर पे इंटरनल वैलिडिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है स्टडी में, यानी कम हो जाती है लार्ज रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स में अगर उनकी प्रॉपर रैंडमाइजेशन नहीं की गई या स्टडी प्रोटोकॉल को सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया, तो फिर उसमें इंटरनल वैलिडिटी वीक हो जाती है। और फिर जब इंटरनल वैलिडिटी वीक हो जाएगी तो ड्रग का जो इफेक्ट है उस पर डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे कि ये वाकई उस ड्रग के इफेक्ट्स हैं भी या नहीं है। Over the years, a system has emerged in EVM to rank various types of evidence based on freedom from bias, scientific reliability, and clinical usefulness, referred to as hierarchy of evidence। लिहाजा पिछले कई सालों में एक सिस्टम इमर्ज किया है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ने, और जो डिफरेंट टाइप के हमारे पास एविडेंसेस होते हैं यानी लिटरेचर होते हैं, तो उसको जो है उसकी रैंकिंग की गई है कि कौन सा रैंक टॉप पर आएगा, यानी बेस्ट एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। फिर उसके बाद उसकी किसको सेकंड बेस्ट कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा, और उसकी जो रैंकिंग की गई है बेस्ड अपॉन दिस कि उस स्टडी में बायस था या नहीं था, साइंटिफिक रिलायबिलिटी है या नहीं है, क्लिनिकल यूजफुलनेस कितनी है, तो उसकी बेस पर एक पिरामिड डिज़ाइन किया गया जिसको कहा जाता है हिरार्की ऑफ एविडेंस। वो हिरार्की ऑफ एविडेंस क्या है? वो हिरार्की ऑफ एविडेंस यहाँ पर मौजूद है, ये हिरार्की ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। अब ये देखिए यहाँ पे है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस और ये है वीकेस्ट एविडेंस। स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस हम किसे कंसिडर करेंगे? मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यूज़ जो पब्लिश्ड हमें मिल जाते हैं, ये हमारे पास जो एविडेंसेस होते हैं उस पर्टिकुलर क्लिनिकल सिचुएशन के आंसर को फाइंड करने के लिए, ये एविडेंस जो होते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस कहलाते हैं, क्योंकि ये मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू इज़ ए वेरी स्पेसिफिक रिव्यू, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है इसमें, और उसके बाद फिर उसका आंसर लिया जाता है। तो इस वजह से इस तरह के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस कंसिडर किया जाता है।
तो ये रैंक में टॉप पर आते हैं, यानी इन दिस हायरार्की मेटा एनालिसिस आर एट द टॉप ऑफ द टॉप इन द एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस और एविडेंस बेस्ड मेडिकल प्रैक्टिस। उसके बाद सेकंड नंबर पर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स या रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, यानी सेकंड बेस्ट एविडेंस जो होता है, अगर ये एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये जो होगा सबसे बेस्ट एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद कोहॉर्ट स्टडीज़ आती हैं, यानी स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स में जो स्टडीज़ होती हैं। फिर केस कंट्रोल स्टडीज़ होती हैं। उसके बाद फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होती हैं। उसके बाद फिर एनिमल ट्रायल एंड इन विट्रो स्टडीज़ होती हैं। और सबसे वीकेस्ट एविडेंस जब से लो कैटेगरी होता है केस रिपोर्ट, ओपिनियन पेपर्स या ओपिनियन लेटर्स ऑफ द की ओपिनियन लीडर्स एंड द लेटर्स, ये जो होते हैं ये सबसे वीक एविडेंस कंसिडर किए जाते हैं। तो आपको जो भी क्लिनिकल क्वेश्चन का आंसर चाहिए उसका एविडेंस आप कोशिश करें आपको यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, मेटा एनालिसिस में मिल जाए, तो इससे अच्छा कोई एविडेंस है ही नहीं। यहाँ नहीं मिल रहा तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स देखें, वरना अगर यहाँ पे भी नहीं है तो कोहॉर्ट स्टडी में आंसर तलाश करें, अदरवाइज केस कंट्रोल स्टडीज़ में, फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में, फिर एनिमल स्टडीज़ में, और सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो केस रिपोर्ट ओपिनियन लेटर्स हैं। और ये सबसे वीक एविडेंस होगा, लेकिन इनको यूज़ जब हम करेंगे जब ये वाले एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करते। ये है हमारी साइंटिफिक एविडेंस की हायरार्की जो कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की साइंस ने दी है। नॉट साइंटिफिक एविडेंस, कुछ हमारे पास नॉट साइंटिफिक एविडेंस है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, लाइक यूट्यूब वीडियोस, पर्सनल एनेक्डोट्स, गट फीलिंग्स एंड पेरेंटल इंस्टिंक्ट्स, सम गाय यू नो, यानी किसी ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, वेबसाइट्स लाइक नेचुरल न्यूज़, इन्फोवॉर्स, नेचुरल हेल्थ वॉरियर्स, कलेक्टिव एवोल्यूशंस, ग्रीन मेडिसिन इंफॉर्मेशन, मैकोला.com, वेल्ट टू एक्सेट्रा, ये जो है वो नॉन साइंटिफिक एविडेंसेस कंसिडर किए जाएंगे और इनकी जो वर्थ होगी वो इसकी वीक एविडेंस के भी बाद होगी। अच्छा जनाब, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एग्जाम्पल ऑफ अप्रेजिंग द एविडेंस। आपने अप्रेज कैसे करना है? द क्लिनिशियंस रिव्यू ईच रेलिवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फाउंड, यानी जितने उसने एविडेंसेस जो है डाउनलोड किए थे सबको जो है वो रिव्यू करेगा, पर्टिकुलरली कंसिडरिंग द इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी यानी वही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जिस पर हम बात कर चुके हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी हम ये कहते हैं उसको, एक्सटर्नल वैलिडिटी ये होती है कि वो जो रिजल्ट्स हैं उस स्टडी के क्या वो मेरी प्रैक्टिस पर यानी जर्नल प्रैक्टिस पर अप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। यानी स्टडी में जो पेशेंट थे उसी तरह के पेशेंट मेरे पास भी हैं और उन पर वो ड्रग उसी तरीके से उतनी डोज में उतनी ड्यूरेशन के लिए आजमाई जा सकती है या नहीं जा सकती। अगर वो ऐसे ही पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स डेमोग्राफिक्स वही हैं जो कि आपकी क्लिनिक में आपकी हॉस्पिटल में, तो फिर इसका मतलब है कि एक्सटर्नल वैलिडिटी भी उस स्टडी की मौजूद है। तो इंटरनल वैलिडिटी भी है और एक्सटर्नल वैलिडिटी है। व्हेन कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन फाउंड द सर्चेस और सर्चर कंसिडर द हायरार्की ऑफ एविडेंस। अगर कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन आ रही है तो फिर सर्चर कंसिडर करेगा हायरार्की ऑफ एविडेंस, गिविंग एडिशनल वेट टू सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड आरसीटीज एंड लेस वेट टू ओपिनियन एंड नॉन रैंडमाइज स्टडीज। कि कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन है, सपोज दैट कुछ जो फिर इसका मतलब है कि हायरार्की के हिसाब से जो ज़्यादा बेस्ट एविडेंस है वो सिस्टमैटिक रिव्यूज़ और आरसीटीज़ हैं, और जो ओपिनियन और नॉन रैंडमाइज स्टडीज़ हैं लाइक केस स्टडीज़ वगैरह, केस कंट्रोल स्टडीज़, तो वो उनका वेट कम है, वेटेज कम है, तो हम इसको उस एविडेंस को इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा रिलाई करेंगे जो कि सिस्टमैटिक रिव्यूज़ या आरसीटीज़ में आती हैं, क्योंकि ये जो एविडेंस होगा ज़्यादा बेहतर एविडेंस कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ईबीएम ने इसको टॉप पर रखा है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द अप्लाइंग द एविडेंस। ठीक है, तो जब हमने ये काम कर लिया और हम सही एविडेंस फाइंड आउट कर चुके, उस क्लिनिकल क्वेश्चन का जो है वो आंसर हमें मिल गया। नाउ अप्लाइंग एविडेंस टू पेशेंट और पॉलिसी एट हैंड इन इज द फाइनल स्टेप इन ईबीएम प्रैक्टिस। ये फाइनल स्टेप है ईबीएम प्रैक्टिस का। एक्सटर्नल वैलिडिटी मस्ट बी कंसिडर बिफोर अप्लाइंग द एविडेंस, यानी ये चेक किया जाए कि स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं वो मेरी प्रैक्टिस पर, मेरे पेशेंट पर अप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, यानी उस पॉपुलेशन पर जो मेरे पास आ रही है मेरी प्रैक्टिस में हो सकती है या नहीं हो सकती। सपोज दैट कि अगर सिचुएशन ऐसी है कि स्टडी के जो पेशेंट थे वो उसमें जो थे वो एशियन रेस शामिल ही नहीं थी,
एशियंस शामिल ही नहीं थे। उसमें सिर्फ जो है वो वाइट पॉपुलेशन पर वो स्टडी की गई है, और उसमें जो रिजल्ट्स आए, तो क्या हम वाइट पॉपुलेशन में होने वाली स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं उसको एशियन पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हैं? द क्वेश्चन का आंसर इज़ नो। तो इसका मतलब होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं होगी। लिहाजा एक्सटर्नल वैलिडिटी के ज़रिए के लिए ज़रूरी है कि उस स्टडी में एशियन पॉपुलेशन, जो कि मेरी पॉपुलेशन है, वो भी उसमें शामिल हो और उसमें भी उस रिजल्ट्स को इवेल्युएट किया गया और उसमें भी उस ड्रग की एफिकेसी या उस ट्रीटमेंट ऑप्शन या इंटरवेंशन की एफिकेसी और सेफ्टी प्रूवन हो, तब उसको अप्लाई किया जा सकता है उस एविडेंस को, अगर उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी है। External validity is degree to which the results of study can be extrapolated to other population। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है, कि किस हद तक वो दूसरी पॉपुलेशन पर उसके रिजल्ट्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ क्लिनिशियन इज सर्चिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू ट्रीट ए पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन विथ हार्ट फेलियर इन एडल्ट। ठीक है, पेशेंट है hypertension with heart failure in adults, a study evaluating treatment for other type of hypertension with, for example, with diabetes or in other population, for example only female, is unlikely to provide useful information। और मसला ये है कि जो स्टडी है उसमें पता चला कि जो पेशेंट हैं वो हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़ के हैं और फीमेल है, जबकि मेरी प्रैक्टिस में जो पेशेंट आते हैं वो हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर हैं और मेल फीमेल दोनों हैं। तो फिर तो इस रिजल्ट के जो ना हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़ वाली के जो रिजल्ट्स होंगे वो मैं अपनी पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। लेकिन अगर उस स्टडी में वही पेशेंट हो जो हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर हो और मेल फीमेल दोनों का अप्रोप्रिएट रेशो हो, तो फिर यही पॉपुलेशन मेरी प्रैक्टिस में भी आती है, तो फिर मैं इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, और मैं ये कह सकता हूँ कि रिजल्ट की एक्सटर्नल वैलिडिटी या एविडेंस की एक्सटर्नल वैलिडिटी मौजूद है। नाउ डिटरमिन वेदर स्टडी इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, नाइदर और बोथ। ये भी चेक करें कि स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हैं और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट होते हैं बट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं होते। बाज़ दफ़ा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होते बट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होते हैं, और बाज़ दफ़ा दोनों सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये भी देख लें, क्योंकि इससे भी जो है हमारी स्टडी पे रिलायबिलिटी जो है वो वेरी करती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अलाउ क्लिनिशियंस to consider the results of evidence when making decision about patient care। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बेस पर ही क्लिनिशियन ये डिसाइड करेगा कि क्या वो उस स्टडी के रिजल्ट्स को अपनी पेशेंट पर अप्लाई करे या ना करे। ओकेजनली ऑथर्स और अदर्स क्लेम दैट स्टडी फाइंडिंग्स आर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट बट कंक्लूजन डू नॉट अचीव स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। दिस सिचुएशन शुड बी अवॉइडेड, यानी ये सिचुएशन जो है अवॉइड करनी चाहिए कि अगर रिजल्ट जो है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो बट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट ना हो। बेस्ट एविडेंस वही है जिसमें रिजल्ट्स क्लिनिकली सिग्निफिकेंट के अलावा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी हो। लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट मीन्स द रोल ऑफ चांस कैन नॉट बी रूल्ड आउट और इट इज़ प्री मैच्योर क्लेम। यानी जो है अगर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ना हो और स्टडी की फाइंडिंग्स ये कह रही हैं कि ड्रग इज रिजल्ट्स आर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ऑल्दो नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, तो ये जो क्लेम है कि हाँ जो है ड्रग इज रिस्पॉन्सेज और ड्रग रिजल्ट्स आर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, ये जो है वो गलत भी, ये क्लेम रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। These results also indicate that the study is underpowered and the error is possible because of small sample size। और जब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट ना हो तो उसकी वजह शायद ये होती है कि स्टडी अंडर पावर हो जाती है। अंडर पावर का मतलब होता है कि सैम्पल साइज स्टडी का वो इनफ नहीं था, और जब सैम्पल साइज स्टडी का इनफ नहीं हो तो उसमें स्टडी में टाइप 1 या टाइप 2 एरर आ सकता है। ऑन द अदर हैंड, फाइंडिंग्स दैट आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट may not be clinically significant if the magnitude of difference is small। दूसरी तरफ ये है कि अगर जो है वो रिजल्ट बाज़ दफ़ा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है बट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, ये उस सूरत में होगा कि अगर मैग्नीट्यूड और डिफरेंस इज स्मॉल। यानी फॉर एग्जांपल आपने 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन लिए, एक ट्रीटमेंट जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 5 mmHg कम कर रहा है, दूसरा जो है वो 2 mmHg कम कर रहा है, तो अब डिफरेंस कितना हुआ 3 mmHg का। तो क्लिनिकली ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है बट स्टैटिस्टिकली ये सिग्निफिकेंट आ गया। तो आमतौर पे ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट क्यों आ रहे होते हैं, क्योंकि स्टडी के सैम्पल साइज बहुत बड़ा रखा गया होता है। इफ सैम्पल साइज इज़ वेरी लार्ज, वही जैसे मैंने बताया, टाइनी डिफरेंसेस बिटवीन 2
arms in clinical trial may statistically different, but difference may not be enough for clinician to prefer intervention. वही जैसे 3 mmHg का डिफरेंस कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था दोनों ड्रग में, लेकिन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट से जो वो क्यों था, क्योंकि सैम्पल साइज जो था वो वेरी लार्ज था. Other factors, adverse effect, cost, convenience, etc., may be statistically better. Intervention, cost effectiveness, adverse effects, इनको भी देखना चाहिए कि वो effective, important है या नहीं है. Patient goals, desires and values must be incorporated in the process of एविडेंस एप्लीकेशन. इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है वही पेशेंट के गोल्स, डिज़ायर्स, वैल्यूज़ यानी प्रेफरेंसेस, उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाए फाइनल डिसीजन में. Dialogue required with patients to understand their beliefs, values, experiences and expectations regarding treatment and outcome. पेशेंट के साथ काउंसलिंग करें, उसके डायलॉग करें, उसको बताएं कि ये डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं तुम्हारी डिजीज़ के लिए, इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं. ट्रीटमेंट 1 अगर हम देते हैं तो उससे जो है वो एक्सपेक्टेड आउटकम ये होगा, ट्रीटमेंट 2 देते हैं तो उससे एक्सपेक्टेड आउटकम ये होगा, ट्रीटमेंट 3 देते हैं तो उससे एक्सपेक्टेड आउटकम ये होगा. अब आप बताएं आप किस ट्रीटमेंट को प्रेफर करेंगे, व्हाट वुड बी योर प्रेफरेंस. हेल्थ बिलीव्स आर ऑफन ड्रिवन बाय सोशल, कल्चरल एंड एथिकल नॉर्म्स. कुछ हेल्थ बिलीव्स होते हैं इंडिविजुअल्स के बेस्ड अपॉन द सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एंड एथिकल नॉर्म्स होती हैं. वही एथिकल नॉर्म्स के वो या कल्चरल नॉर्म्स या इवन रिलीजियस वैल्यूज़ के बाद वो जैसे हमने बात की थी कि जो है वो पोर को रीजन की इंसुलिन पेशेंट नहीं लेगा अगर वो मुस्लिम होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस. टर्मिनोलॉजी शेयर डिसीजन मेकिंग यूज व्हेन डिस्कसिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पेशेंट प्रेफरेंसेस इनटू एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग. और आपने शेयर डिसीजन मेकिंग करनी है, यानी जब आप पेशेंट को ये डिसीजन इन्फॉर्मेशन देंगे, ऑप्शन देंगे और फिर वो जो प्रेफर करेगा उसके हिसाब से जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा वो आपका एज ए क्लिनिशियन और पेशेंट का भी डिसीजन होगा. तो ये कहलाएगा शेयर्ड डिसीजन मेकिंग. नाउ स्टेप्स ऑफ शेयर्ड डिसीजन मेकिंग दैट वी विल डिस्कस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.